हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। जहाँ आज अगर पहली बार देख रहे हो तो मैं बता देती हूँ फिर से, हम स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट 80% ऑफ स्टैटिक। घुमा फिरा के जो एक्स्ट्रा रिसर्च आपको करनी पड़ती है वो यहाँ पे मैं आपको करके देती हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि मैं स्टैटिक की किताबों से कॉपी पेस्ट करके दे रही हूँ। जो चीज़ किताबों में शायद नहीं है या फिर आप भूल चुके हो या फिर वो ऐड करना पड़ता है करंट अफेयर मैगजीन से, मैं वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगेन मैं बोल रही हूँ कि आज अगर कोई न्यूज़ मान लो आया हुआ है लेकिन वो मैंने 2 दिन पहले कवर कर लिया है तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगी ताकि आपका टाइम बचे। ऑल्सो अगर सेम टॉपिक पे कुछ न्यू फैक्ट्स अगर आए हैं न्यूज में तो ऑब्वियसली मैं वो इंक्लूड करूंगी, उसके बारे में आप फिक्र मत कीजिएगा। ऑल्सो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में वी टॉक अबाउट मेंस का एग्जाम्पल। मेंस एग्जाम में जो हमें एग्जाम्पल चाहिए होती है, फैक्ट्स चाहिए होती है, टर्म्स यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, वो सारे भी हम यहाँ पे कवर करते हैं अलोंग विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज भी अपग्रेड होता रहे। तो बेसिकली दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस is all about upgrading your existed, जो स्टैटिक आपका एग्जिस्टिंग नोट्स है आपके पास उसको अपग्रेड करने में ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। अब दूसरे न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर देख रहे हो देखो उन्हें भी, लेकिन यहाँ से जो फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन जो भी होता है न्यूज़पेपर में वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ से नोट डाउन करना। दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज जस्ट हेल्पफुल फॉर योर नोट मेकिंग, क्योंकि नोट्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस आप अगर स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स नोट्स को रोज अपग्रेड करते रहोगे ना तो मंथ के एंड में मोटी मोटी मैगजीन पढ़ने की तो ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है, अगर पढ़ना भी पड़े तो वो 20-25 पेज कुछ पढ़ लेना। ठीक है, A4 साइज में लिखते हो, जैसे कि मैंने कहा कुछ फैक्ट्स आ गया या फिर कुछ मैंने यहाँ पे फैक्ट्स इन न्यूज़ देते हैं ना हम यहाँ पे, तो वो हो गया, या फिर कुछ पर्सनैलिटी इन न्यूज़, वो A4 शीट पेपर में आप लिखते जाओ, वो सारे शीट पढ़ो। एंड अदरवाइज स्टैटिक में बस आप इंक्लूड करते जाओ कि रीसेंट स्टैटिक के साथ क्या अपडेट्स आ रहे हैं, उस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं विद ऑल दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारा पहला न्यूज़ है, दलाई लामा एफीम्स हिज इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू। तो दलाई लामा जो अभी 14 दलाई लामा है, उन्होंने कहा है कि उनके बाद भी उनकी स्पिरिचुअल जो इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यू होती रहेंगी। एंड इसी रिलेटेड यही बात को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में सबमिट भी किया कि उनकी जो ऑफिशियल ट्रस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके बाद नेक्स्ट री इनकारनेशन कौन होगा। बट चाइना ये सारी चीजें रिजेक्ट करता है, ये सक्सेशन प्लान रिजेक्ट करता है। चाइना मानता है क्या, दिस द गोल्डन अर्न मेथड। ठीक है, दिस मेथड तो होता क्या है कि गदन फोडंग ट्रस्ट होता क्या है, इट्स इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीगेसी ऑफ दलाई लामा। तभी तो दलाई लामा ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन करके रखा है ना, और कहा है कि यही ऑफिशियल ट्रस्ट होगा टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट री। तो रीइंकारनेशन का मतलब क्या होता है तिब्बतियन बुद्धिज्म में, कि जो सीनियर लामाज होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स को ही लामाज कहा जाता है, जो सीनियर लामाज होते हैं दे कैन चूज टू बी रीबॉर्न, वो चाहे तो रीबॉर्न कर सकते हैं, फिर से वो जन्म ले सकते हैं, वो उनकी एक बिलीफ है, प्रथा है। ठीक है, एंड उनकी जो रिकॉग्निशन है कि वही सीनियर लामा थे, वही फिर से रीबॉर्न हुए, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसके थ्रू, थ्रू रिचुअल साइंस एंड कंसल्टेशन। ठीक है, तो यही कंसल्टेशन अभी दलाई लामा जी ने कहा है कि ये ट्रस्ट ही लेंगे। ठीक है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ये हम नहीं मानते। चाइना मानता है गोल्डन अर्न मेथड, ये एक किंग डायनेस्टी प्रैक्टिस है जो टू लिगिटिमाइज इट्स चॉइस ऑफ तिब्बतियन रिकॉग्निशन, जो लिगिटिमाइज करता है चॉइस उनका जो रहता है वो इस मेथड पे फॉलो करते हैं। ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, किंग चाइना in 18th century to regulate the selection of Tibetan lamas to use by China to assert authority today। ठीक है, तो ये याद रखना, दलाई लामा जी अपना जो कहे है कि उनके बाद जो रीइंकारनेशन वो ये ट्रस्ट डिसाइड करेगा, बट चाइना इस पे मानता है अपनी गोल्डन अर्न मेथड जो किंग चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, देन दलाई लामा कौन है, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ गेलुक स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, ये याद रखना। ठीक है, रिवर्ड एज द रीइंकारनेशन, वो किसके रीइंकारनेशन थे, अवलो अवलोकितेश्वरा। ठीक है, बोधिसत्व ऑफ कंपेशन। तो ये थोड़ा टर्म के साथ क्या मीनिंग के साथ ये थोड़ा आप याद रखना, एग्जाम ज्यादा डेप्थ में नहीं है, एज बुद्धिज्म इज इम्पोर्टेंट
ठीक है, बुद्धिज्म में पहले भी PYQs आ चुके हैं, बोथ इन UPSC एंड APSC प्रीलिम्स, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, लेस इज मोर, ठीक है। अब थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं कि दलाई लामा फ्लेड टू इंडिया इन 1959 आफ्टर चाइनीज क्रैकडाउन ऑन तिब्बतियन अपराइजिंग, तो ये डेट हल्का याद रखना। द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है ऑपरेट फ्रॉम धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। देखो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन आपको लगेगा तिब्बत में कहीं में एडमिनिस्टर करता है, बट नहीं है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से ऑपरेट करता है, ठीक है। एंड पंचेन लामा इज द सेकेंड हाईएस्ट फिगर इन तिब्बतियन बुद्धिज्म, नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडिया रिकॉग्नाइजेस द तिब्बतन स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी बट ऑफिशियली फॉलोज वन चाइना पॉलिसी, तो आप कह सकते हो कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट जा रहा है क्या? नहीं, इंडिया तिब्बतन की स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी को मानता है, ठीक है, बट चाइना की वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियली फॉलो करता है, बट स्पिरिचुअल जो ऑटोनॉमी है उसको भी इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। तो इसी बेस पे एक एमसीक्यू सिंपल सा है, जरूर से सॉल्व कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है हमास सेज इट्स ओपन टू गाजा ट्रूस। तो अभी हमास ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि वो सीज फायर करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कंप्लीट एंड टू वॉर, की वॉर पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, पूरी तरीके से इजराइल विड्रॉल करना चाहिए रीजन से, ठीक है। और ये आया कैसे? ये कंटिन्यूअस एफर्ट बाय द यूएस टू ब्रोकर ए ट्रूस थ्रू मीडिएटर इजिप्ट कतार, ये कंट्रीज जो है ना, इजिप्ट कतार और अभी यूएस भी, ये लोग इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते हैं इजराइल पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट में, ताकि उनका अपना जियोग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना, उसी कारण कि हाँ भाई आप लोग वार रोक दो। तो हमास ने अभी कहा है कि ठीक है, हम तो रेडी भी है, सीरियस भी है अबाउट एंगेजिंग इन ट्रूस डील, लेकिन हमास ने रिजेक्ट किया यूएस बैक्ड प्लान 60 डे सीज फायर प्रपोजल। जो सीज फायर मीन्स, अगर एग्जाम में कभी टर्म्स आ जाए, ऐसा टर्म आता है प्रीलिम्स में कि 60 डेज सीज फायर प्रपोजल, क्या रिलेटेड था? इजिप्ट रिलेटेड नहीं, यूएस बैक्ड प्लान था इस सिनारियो में, थोड़ा याद रखना, आइडिया रखना, जो भी आप फिर एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस। तो उन्होंने कहा है कि हम यूएस के द्वारा जो 60 डे सीजफायर जो प्रपोजल है वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो परमानेंट कुछ हमें बोलता नहीं कि परमानेंट कुछ ये डील है। तो हम ट्रूस डील में तो हम पार्ट लेंगे, लेकिन हमारा डिमांड ये है कि परमानेंट सीजफायर होनी चाहिए, इजराइल मिलिट्री कंप्लीटली विड्रॉ करनी चाहिए गाजा से, हमारी जो डिस्प्लेस पैलेस्टाइनियंस जो है वो रिटर्न करनी चाहिए, रिलीज ऑफ पैलेस्टाइनियन प्रिजनर्स को भी रिलीज करना चाहिए, और इजराइल और यूएस कहता है कि हाँ कंप्लीट डिसअर्मामेंट करो आप, ठीक है, और सब सारे हॉस्टेज को रिलीज करो। डिसअर्मामेंट मतलब क्या होता है कि अपना जो रिड्यूस करो या एलिमिनेट करो अपनी मिलिट्री वेपन्स, ठीक है। तो इसराइल कहता है इन रिटर्न हम आपको पीस देंगे, बट ये हमास मानता नहीं है, कि भरोसा नहीं है, क्यों हम वेपन्स आपको एलिमिनेट कर दे, फिर आपने युद्ध छेड़ दी तो हम कैसे करेंगे। तो ये सारी इश्यूज है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया है। तो हमास एक्चुअली है क्या? पैलेस्टाइनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, शिया नहीं है, सुन्नी है, ठीक है, याद रखना। क्लासिफाइड एज ए टेररिस्ट ग्रुप बाय इजराइल, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये तीनों के द्वारा हमास को टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। इट कंट्रोल्स गाजा सिंस 2007 आफ्टर ए वायलेंट स्प्लिट विथ फतह। तो हमास फाउंड हुआ था 1987 में ड्यूरिंग फर्स्ट इंतिफादा, ठीक है। तो गाजा, फिर सुन्नी इस्लामिक, ये सारे हमास से रिलेटेड है, तो ऐसे टर्म्स आप याद रखना, प्रीलिम्स में हेल्प होगा। गाजा स्ट्रिप, ये हम सैटरडे में मैप स्पेशल में लोकेशन भी देख लेंगे, बट अभी देख लो होता क्या। इट्स ए दिस मच ऑफ किलोमीटर ऑफ पैलेस्टाइनियन टेरिटरी बॉर्डर्ड बाय कौन सी कंट्री के द्वारा? इजराइल एंड इजिप्ट, डेंसली पॉपुलेटेड अंडर एन इजरायली इजिप्शियन ब्लॉकेड सिंस 2007। तो इजराइल ने विड्रॉ कर लिया गजा से इन 2005, बट रिटेन कंट्रोल ऑफ एयर स्पेस और मेरीटाइम एक्सेस अब भी इजराइल कंट्रोल करता है गाजा में, ठीक है। पूरी तरीके से तो नहीं किया, बट ठीक है, विड्रॉ कर लिया, ऐसा कहा जाता है। अब सीज फायर और ट्रूस हमने देखा ना, ये ट्रूस डील, सीज फायर प्रपोजल, इसका डिफरेंस क्या होता है? तो सीज फायर टिपिकली रेफर्स टू द हॉल्टिंग ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और ट्रूस इज ऑफन लेस फॉर्मल एंड मे प्रिसीड फॉर्मल पीस टॉक, कि पीस टॉक के द्वारा भी हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है।
ये डिफरेंस बेसिक आपको जानने के लिए ज़रूरत होता है, कभी कभी आ जाता है ऐसे बेसिक सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होता है और कहना जाता है कि करंट अफेयर्स भाई बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा, नहीं ऐसा ही तो है ना, ये सारा आता है तो आपको खुद गूगल करना चाहिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड सीज़फायर। ठीक है, मैं हूँ तो मैं आपके लिए करके दे रही हूँ, तो इसी बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करना जरूर से। देन हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कहता है कि ईरान प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है कि सस्पेंशन ऑफ कोऑपरेशन विद यूएन वॉचडॉग आईएईए। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक लेजिस्लेशन साइन किया है, पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा कि अभी जो ईरान के जो वहाँ पे लोग हैं वो सस्पेंडिंग ईरान कोऑपरेशन विद आईएई, मतलब जो फ्यूचर इंस्पेक्शंस करे जाएंगे आईईए इंस्पेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, जो अभी ईरान के सॉइल में तो है, ईरान में है, बट उनकी एक्टिव ड्यूटीज को सस्पेंड कर दिया गया कि अगर वो ईरान के जो भी न्यूक्लियर जो भी फैक्ट्रीज है, न्यूक्लियर साइट्स है, वो अगर विजिट करना चाहे तो उनको इंस्पेक्शन के लिए अप्रूवल की जरूरत होगी। तो इसराइल ने इस मूव को कंडेम किया है एंड यूरोपियन पार्टी से कहा है कि आप स्नैपबैक मैकेनिज्म को ट्रिगर कर रहे हो, मीन्स पार्टीज टू ट्रिगर की इस चीज को ट्रिगर करो। तो ये होता क्या है, ये तो चलो कहानी है उनकी आपस में, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ये स्नैपबैक मैकेनिज्म होता क्या है। इट्स अ 2015 JCPOA स्नैपबैक मैकेनिज्म, जहाँ पे if Iran breaches its commitment, UN sanctions can be reinstated by other parties to the JCPOA। तो JCPOA होता क्या, पहले ये जान लेते हैं फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट थी जो 2015 में हुआ था बिटवीन ईरान एंड सेवरल वर्ल्ड पावर जैसे कि चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके एंड यूएस। क्या इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे लिमिट में रखा जाए, ठीक है, अगर लिमिट में रखते हैं तो हम सैंक्शन से रिलीफ करेंगे, ठीक है। तो इसका मेन गोल यही था कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल रहे, ठीक है, ज्यादा वो बढ़ाए नहीं, एक लिमिट में रहे। तो लिमिट में अगर रहोगे हम सैंक्शंस में आपको थोड़ा तो छूट देंगे। तो अभी यही चीज कहा है कि एज ईरान ने इन साइट्स को, इंस्पेक्टर्स को यहाँ पे इंस्पेक्शन करने से ही रोका है, अप्रूवल की जरूरत है ये कह दिया है। तो इसलिए यूएस ने कहा, दैट इज इसराइल ने भी कहा, यूरोपियन पार्टी से भी उन्होंने कहा कि हमें तो ये स्नैपबैक मैकेनिज्म लाना चाहिए कि अगर ईरान ने तो अभी कमिटमेंट से वो मुकर रहा है कि हाँ उसने तो कहा था लिमिट में रहेगा, बट अभी लिमिट में रह रहा है कि नहीं हम चेक भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यूएन सैंक्शंस उनके उन पर फिर से लगाया जाना चाहिए। तो ऐसी ही बात है, तो ये बस आप टर्म याद रखना, स्नैपबैक मैकेनिज्म एंड JCPOA, ठीक है। तो इसी के अंडर और एक चीज आता है कि IAE एंड सेफगार्ड एग्रीमेंट। तो इससे पहले हम देख लेते हैं IAE क्या होता है। इट्स एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1957, अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वीना, ऑस्ट्रिया। क्यों, टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रिवेंट्स इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। कि पीसफुल यूज हो एनर्जी की, ऐसा नहीं कि आप युद्ध कर रहे हो, वीपन बनाने लग रहे हो, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट करता है यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो इसी के अंडर आईएई एंड सेफगार्ड एग्रीमेंट क्या कहता है कि अंडर द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी सिग्नेटरीज अलाउ आईए ओवरसाइट ऑफ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मटेरियल। तो इसी सेफगार्ड के एग्रीमेंट के अंदर कि आप जो जिन लोगों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया, ठीक है, उनको आप ये मीन्स परमिशन दे सकते हो कि न्यूक्लियर मटेरियल, डिक्लेयर न्यूक्लियर मटेरियल के वो इंस्पेक्शन कर सके। तो वही कर रहे हैं ना, वही करते थे, इसलिए ईरान में नहीं तो क्यों ही आईएई इंस्पेक्टर यहाँ पे ईरान में इंस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेफगार्ड एग्रीमेंट के थ्रू उनका ये अधिकार है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ईरान जो ये सारा कर रहा है कि रोक रहा है, तो इट कैन जियोपोर्टाइज ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है ना, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर वेपन यूज में यूज नहीं हो, ना हो, ये देख रेख की तो इस एग्रीमेंट ने कहा था, बट इसी के अगेंस्ट ईरान कहीं ना कहीं जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्चुअल चीजें याद रखना। देन IAEA इज द वेरिफिकेशन आर्म ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन TT, जिसमें क्या कहता है जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है अंडर एनपीटी मस्ट एक्सेप्ट फुल स्कोप IAEA सेफगार्ड, मतलब ये सारे सेफगार्ड एग्रीमेंट को मानना है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है एनपीटी की, बट इंडिया ने साइन किया है IAEA सेफगार्ड एग्रीमेंट एज ए पार्ट ऑफ इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। तो इंडिया अलाउ करता है इंस्पेक्शंस, बट सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, ठीक है।
मिलिट्री फैसिलिटीज एक्सक्लूडेड किया गया। तो अगर एग्जाम में आता है इंडिया ने आईई सेफगार्ड साइन किए हैं, हाँ किए हैं, लेकिन इट अलाउज आई इंस्पेक्शंस इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्टर्स या जो भी नहीं, सिर्फ सिविलियन पे अलाउ है इंस्पेक्शन, मिलिट्री फैसिलिटीज को एक्सक्लूडेड रखा गया है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ये एमसीक्यू है, आप जरूर से सॉल्व करना। जन देन हमारा जो नया न्यूज दूसरा न्यूज है वो है नागालैंड सीएम लैंड अंडर असम राइफल्स ऑक्यूपेशन। ये क्या है एक्चुअली, नागालैंड में एक एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, तो वहां पे मान लो ये वाले लैंड एरिया भी होने चाहिए, बट यहाँ पे असम राइफल्स की ऑक्यूपेशन है, तो नागालैंड के सीएम ने कहा है कि आप हटो, बट वो हटे नहीं, तो अभी इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिक्वेस्ट की कि आप रिजॉल्व करो इशू, ताकि हम ये पूरा लैंड अपने एयरपोर्ट बनाने में लगा सके। तो जो लैंड एक्विजिशन ऐसी होती है ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि एयरपोर्ट हो गई, तो डिफेंस जो ये हम रिक्वायर होता है, रिक्वायरमेंट आ जाता है कि हम वैकेटिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री लैंड को ऐसे साफ करें ताकि हम अच्छे से पूरा यूज कर सके फॉर एयरपोर्ट। इसलिए यूनियन होम मिनिस्ट्री मीडिएट करता है बिटवीन स्टेट डिमांड एंड पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट, क्योंकि देखो एकदम से इनको हटाना भी, अभी बीएसएफ हो गया, असम राइफल हो गया, सारी चीजें तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी है ना, तो उनको हटाने से पहले उसी सब्स्टिट्यूट में और एक जगह वैसा देना पड़ेगा जो स्ट्रेटेजिकली सेफ हो, इम्पोर्टेंट हो। अब यहाँ पे अगर जरूरत है हमें सेफ्टी की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन्हें दिया जाएगा, तो ये सब चीजें देखने के लिए आसान नहीं होता, तो इसलिए हमें हेल्प लेना पड़ता है यूनियन होम मिनिस्ट्री, स्टेट डिमांड के साथ पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये सारा चीज हम मिल बांट के करते हैं। तो इंडियाज लैंड एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गवर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड अप्रूवल की भी जरूरत होती है, इसलिए तभी ये सारा चीज न्यूज में है। तभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से असम राइफल इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ऑपरेट करते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफन स्टेशनड एट इन नॉर्थ ईस्ट फॉर काउंटर इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, जो मैंने कहा अंडर AFSPA स्टेटस। तो ये जो असम राइफल ऑपरेट करती है ना अंडर द प्रोविजन ऑफ AFSPA, कहाँ पे, नागालैंड एंड मणिपुर में भी ऑपरेशन करती है अंडर दिस स्टेटस। तो ये होता क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट 1958, वो क्या करता है, स्पेशल पावर ग्रांट करता है आर्म फोर्सेस को इन एरियाज डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट, ये याद रखना, और ठीक है। तो इनिशियली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक था, बाद में ये जम्मू कश्मीर तक भी एक्सटेंड हुआ। तो इसमें प्रोविजंस क्या क्या है कि आर्म फोर्सेस कैन यूज फोर्स, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो अपना फोर्स यूज कर सकते हैं, कहीं भी वो सर्च कुछ भी कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। ठीक है, तो जितने भी आर्म डम्स और हाइडआउट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लीगल इम्यूनिटी मिलती है, सेंटर के सैंक्शन के बिना उनको कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, उनकी जो भी रहती है वो इम्यून, उनको इम्यूनिटी दिया जाता है लीगली। और जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेरेशन जो हमने ये कहा, ये डिक्लेरेशन डन बाय गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे हमने और दिया था ना, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ AFSPA, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर फोर्स कौन कौन से कवर होते हैं, इंडियन आर्मी, असम राइफल एंड अदर सेंट्रल आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड इन द एरिया। तो यही चीज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, एंड ऑल्सो भी ये सब बेसिक चीजें जानोगे तभी आप इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस के आंसर में ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे से लिख पाओगे एनालिसिस करके। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज है हमारा, मिजोरम सीक सेंट्रल सपोर्ट टू सेट एन ESI हॉस्पिटल। ESI हॉस्पिटल मीन्स क्या है बताओ, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, मीन्स इंश्योरेंस के कुछ रिलेटेड जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेगा फॉर्मल, इंडस्ट्रियल एंड फॉर्मल सेक्टर वर्कर को। तो इसके लिए फंडिंग जरूरत है, इसलिए सेंट्रल ESI एक्ट के अंदर स्टेट ने फंड मांगा है। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर दे फंड्स के चलते, तो फिर अच्छे से हम क्या कर पाएंगे, चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएंगे, है कि नहीं। तो यही कहा गया है न्यूज में कि ESI जो है, ये हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज ESI स्कीम। ये 1948 की स्कीम है, ऐसा नहीं 2024 की स्कीम में आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ESI स्कीम इज 1948 का स्कीम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तभी सेंट्रल भी पैसा देगा ऑब्वियसली। देन सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम कवरिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है, मेडिकल बेनिफिट, मैटरनिटी लीव, डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ठीक है, एंड पेंशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड देन फैमिलीज। ऑपरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड क्या है, ESI कवरेज कौन सी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री यूज करेगा जिनकी वर्कफोर्स
स्ट्रेंथ 10, 10 लोग या 10 से ज्यादा जिस फैक्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं वहां पे ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड ईएसआई हॉस्पिटल भी यही है कि डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी स्टैब्लिश अंडर ईएसआई कॉर्पोरेशन, ताकि फ्री एंड सब्सिडाइज ट्रीटमेंट हम दे पाए इंडस्ट्रियल एंड फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को, है कि नहीं। अब ये इंफॉर्मेशन अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा स्टैटिक का, तो ये किससे रिलेटेड है थोड़ा रिवाइज कर लो। ये जो वेलफेयर देते हैं हम वर्किंग पॉपुलेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ये किस चीज में सपोर्ट करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हमारा सस्टेनेबल गोल नंबर 3 है, एंड वर्कर राइट्स, राइट। तो यही न्यूज में थी, बस यही सारे फैक्ट्स यूज करना है कि कौन से मिनिस्ट्री है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कंपनी की, ठीक है। एंड मिजोरम में इस चीज की कमी है, तो इसलिए मिजोरम ने सेंट्रल से भी सपोर्ट मांगी है ताकि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलप कर पाए। तो इसी बेसिस पे ये एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व। सो नेक्स्ट न्यूज हमारा है हूल दिवस सेलिब्रेटेड इन कोकराझार। तो ये न्यूज क्या कहता है कि ऑन जुलाई 2, दैट इज 2 जुलाई 2025, कोकराझार hosted the observation of Hul Divas, also known as Maha Hul Divas, marking the संथल रेविलियन, जो 30 जून 1885 में जो संथल रेविलियन हुआ था उसी को ही ये सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटीएस चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है प्रमोद बोरो, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया ट्विन स्टेचूज ऑफ सीदो एंड कान्हू, जो कान्हू मुर्मू जो मार्टर्स थे ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस एट संथल कॉलोनी भाईरी गुड़ी, ठीक है। तो ये संथल रेविलियन क्या है, ये 1855 वाली जो संथल रेविलियन वो है क्या, इट्स एन अपराइजिंग बाय संथल कम्युनिटी लेड बाय साधु एंड कान्हो मुर्मू, इसलिए उनकी स्टेचू भी इनोग्रेट की गई है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस एंड मनी लेंडर्स के खिलाफ जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एक अपराइजिंग, उसे ही संथल रेविलियन 1855। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, तो जाओ आज हिस्ट्री में स्टैटिक में ये वाला चैप्टर निकालो, ये वाला टॉपिक निकालो, वहां से अगर कुछ न्यूज में कुछ नए फैक्ट है तो वहां पे ऐड कर लो। अदरवाइज फिर से करंट अफेयर्स में दो जगह से सेम चीजें मत पढ़ो, मेमोरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है फिर। तो द संथल रेविलियन बिगेन कब हुआ था, द संथल रेविलियन बिगेन ऑन 30 जून 1855, लेड बाय वही जो हमने पढ़ा सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू इन प्रेजेंट डे झारखंड में, ठीक है। तो ऑफन इट्स कंसिडर्ड एज ए प्रीकर्सर टू इंडियाज 1857 रिवॉल्ट, से पहले की ये पहली झलक थी ऐसा कहा जाता है, नोटेड फॉर ट्राइबल लेड मोबिलाइजेशन। तो ये क्या कहता है, तो दिस ऑल दिस थिंग्स हमें दिखाता है कि ट्राइबल भी कितने पार्टिसिपेट किए थे, ट्राइबल की हिस्ट्री भी कितनी रीजनल आइडेंटिटी एंड इंक्लूसिविटी प्रमोट करने में कितनी हेल्प की थी हमें, हर लोग मिलके यहाँ पे यूनिटी, इसलिए कहते हैं ना डाइवर्सिटी हमारी कंट्री की, हर लोगों ने नेशनल जो फ्रीडम फाइटिंग के तौर पे भी तो कितनी सारी अपनी निभाई थी ना, रोल प्ले की थी। तो वही होता है कि हूल दिवस की सिग्निफिकेंस क्या है कि इट्स एन एनुअल इवेंट ऑन जून 30 मार्किंग आदिवासी वेलोर एंड अर्ली एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस सेलिब्रेटेड अक्रॉस संथल मेजोरिटी रीजन्स। तो ये दर्शाता है मल्टी स्टेट कल्चरल स्प्रेड को, ऐसे स्टेचूज करके हम दिखाते हैं अपनी यंग जनरेशन को कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री इनटू रीजनल आइडेंटिटी, है कि नहीं। तो ये हमारी कल्चरल इंटीग्रेशन एंड हेरिटेज को इम्प्रूव करता है, शोकेस करता है, चेरिश करता है। तो ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर में भी आप या हिस्ट्री के साथ भी अभी भी हम हिस्ट्री को कैसे यूज कर रहे हैं टू एम्पावर आवर यंग जनरेशन, वैसे भी आप को रिलेट करके ये कोट कर सकते हो, ये एक एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल बहुत सारे इफेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, न्यूज़पेपर में हर दिन आते हैं। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे यूज कैसे करते हो। तो कल्चर सिर्फ कल्चर के क्वेश्चन में नहीं देना, हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी आप कल्चर के एग्जाम्पल दे सकते हो, तभी तो जीएस 1 में हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी सारा कुछ है ना। तो बस इतना ही था, बाकी ये स्टैटिक पार्ट है, आप जाके रिवाइज करना, किताब खोला आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो पढ़ लेना, तो एटलीस्ट एक टॉपिक तो पढ़ाई हो जाएगी ना। उसमें फिर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नया है नहीं, वहाँ पे भी बुक में ये सब मार्क किया ही होगा। बस ये एनुअल इवेंट 30 जून ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फैक्ट्स इन न्यूज है हमारा, देखो जो बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, अभी मेघालय और असम के जो बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स हुए थे, फिर एमएयू साइन हुआ, ये हमने पहले न्यूज में देख लिया। तो इंटर स्टेट बॉर्डर्स इन इंडिया, जो बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट ऑफन डिराइव फ्रॉम कौन से एक्ट, असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, एंड कम डिस्प्यूटेड, एंड फिर डिस्प्यूटेड भी हो सकता है, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी तो डिस्प्यूट हो ही सकता है। तो ये चलो ये एक फैक्ट था, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब और क्या है कि मेघालय कर्व्ड आउट ऑफ असम कब हुआ था, 1972। इस बार प्रीलिम्स में एपीएससी में क्वेश्चन आया था कि अरुणाचल पहले स्टेट बना, मेघालय पहले बना, असम पहले, तो ये याद रखना जरूरी होता है ये सारे डेट्स, ठीक है।
तो पहले जो ये MOU साइन हुआ था 2022 को, तो 12 कंटेस्टेंट जोन में से 6 तो रिजॉल्व हो गई है, जिसमें से 18.46 किलोमीटर टू असम को मिले एंड 18.3 किलोमीटर टू मेघालय। असम को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। और एक न्यूज में था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, वो क्या है, लीगल फ्रेमवर्क होता है टू कम्बेट, ऑब्वियसली नेम में है, करप्शन एमंग पब्लिक ऑफिशियल, कवरिंग ऑफेंसेस लाइक ब्राइबरी, क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिशियल्स, ध्यान रखना। गिर काउ वाज इन न्यूज, तो ये इंडिजिनस टू कौन सी स्टेट, गुजरात, प्रमोटेड अंडर डायरी डेवलपमेंट स्कीम्स वाइट रेपुलेशन। तो अभी गारो खुती जो मल्टीपर्पज एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट ऑनगोइंग इन दरंग एंड ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो उसी के उसमें गिर काउस था, तो वो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि गुजरात के इंडिजिनियस काउस, ठीक है। ये और एक चीज थी पेंगुइन 8, कभी आ सकता है, लिटरेचर तो बहुत सारे न्यूज वाले आ जाते हैं एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में कभी आ जाए। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, ये इतनी ध्यान रखने की चीज नहीं है। इंट्रोड्यूस पेंगुइन 8, ये क्या होता है कि ये शोकेस करता है लिटरेचर फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट है, 8 है ना, तो वही पेंगुइन 8, ठीक है। तो ये एलिमिनेट करता है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यूनिक हिस्ट्रीज, लैंग्वेज एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस। तो ये शोकेस करता है लिटरेचर, नॉन फिक्शन, फिक्शन वगैरह हर चीज में। तो यहाँ पे आकृति खुराना ने डिजाइन किया द इम्प्रिंट्स लोगो इंस्पायर्ड बाय द फिडल हेड फंड सिंबलाइजिंग कल्चर ग्रोथ एंड रूटेडनेस। तो बस ये याद रखना पेंगुइन 8 है क्या चीज, तो थोड़ा लिटरेचर से संबंधित है, इतना याद रखना। फिर अभी कुछ स्टेट ऑफ इंडिया में ना, जैसे कि कटक, जमशेदपुर, कोची, मैसूरू, इसमें कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएटिव किया गया है जो गैस फायर फर्नेस, जो CNG LPG बायोगैस के द्वारा क्रीमेशन ग्राउंड में यूज हो सके, ताकि हम वुड का यूज कम कर सके एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव को हम अडॉप्ट कर सके। जो शमशान घाट होते हैं, जो शमशान होते हैं, वहां पे लकड़ी से ना जलाकर हम गैस फर्नेस CNG LPG बायोगैस की यूज करें। तो ऐसे क्रीमेशन एक बस टर्म है, कभी आ जाए। खन्ना नगर क्रीमेटोरियम कहाँ पे, कटक एंड पार्वती घाट, जमशेदपुर। तो थोड़ा सा ये आइडिया के लिए दिया मैंने, न्यूज़पेपर में था। 9 डैश लाइन, ये चाइना की एक्सपेंसिव मेरीटाइम क्लेम है, बट रिजेक्ट किया गया 2016 PSA रूलिंग अंडर अनक्लोज, वाइडली अनरिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली, बट चाइना क्लेम करता है कि मेरा है। ग्रे जोन टैक्टिक्स, ये टर्म न्यूज में था, ये यूज ऑफ हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज, कोस्ट गार्ड, मेरीटाइम मिलिटिया, सिविलियंस वेजल्स, ये तीनों की हाइब्रिड जो स्ट्रेटेजीज है, किस चीज के लिए, टू कंट्रोल विदाउट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। तो बस थोड़ा सा याद रखना कि हाँ, न्यूज़पेपर में था ग्रे जोन टैक्टिक्स, तो थोड़ा मेरीटाइम वगैरह, कोस्ट गार्ड वगैरह कुछ होता है जो कंट्रोल करने के लिए कि वार वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, एंड साथ ही साथ कैबेज टैक्टिक्स, तो ये वार कॉन्फ्लिक्ट इससे रिलेटेड है, बस यही टर्म आए तो मार्क कर देना। देन मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, दैट इज सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेब्लिश इन 2004, किस लिए, ताकि इकोनॉमिक, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। विकसित भारत गवर्नमेंट की विजन है फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया बाय 2047। वो एम्फेसाइज क्या करता है, रीजनल बैलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विटेबल ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी कुछ न्यूज थी जो मैंने कवर किया। देन और एक दूसरा न्यूज था, इंडिया एनर्जी इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक। ये मनाया जाता है, ये इवेंट होता है कब से, 2014 से। इंडिया फ्लैगशिप बाइलेनियल इवेंट ऑन एडवांस बैटरी या स्टोरेज टेक पे ये इवेंट किया जाता है। तो बस थोड़ा सा ना ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट्स ना न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, ये दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम या कभी कभी कुछ एलिमिनेशन में भी हेल्प हो जाता है, तो इसलिए आपका कुछ भी ना छूटे, होलिस्टिक वे से न्यूज़पेपर कंप्लीट हो, तो मैं यहाँ पे आपके लिए दे देती हूँ। फिर और एक था कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ऑफिशियली इसको डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है। अभी ये फाइनलाइज्ड हो चुका है, अभी रेटिफाई भी हो जाएगा, इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाएगा, दैट इज सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट या फिर डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। ये होता क्या है कि अगर कोई वर्कर मान लो दूसरे देश में काम करता है, ये अब्रॉड में काम करता है एंड ये अपना देश पे काम करता है, तो उसको दोनों जगह ही टैक्स या सोशल सिक्योरिटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसकी टैक्स में बचत होती है। तो यहाँ पे भी यूके में इंडियन वर्कर्स को टेम्पररी असाइनमेंट में उनको डुअल कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है फॉर अप टू 3 इयर्स, ठीक है। तो यही होता है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन की, डबल कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है टू अवॉइड पेइंग सोशल सिक्योरिटी इन बोथ होम एंड होस्ट कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की ये पहली बार है, ये तो 23rd कंट्री है, पहले से 22 कंट्रीज के साथ इंडिया की सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट चल रही है।
इंक्लूडिंग कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ब्राजील। ठीक है। अब हमारा जो आज का एडिटोरियल है वो एग्रीकल्चर एजुकेशन इन इंडिया पे फोकस्ड है कि हमारी जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन तो लाया जा रहा है थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन कुछ अब तक भी चैलेंजेस है। एंड चैलेंजेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो हम अपना सकते हैं, तो वही यहाँ पे ऑथर कहता है। ठीक है। ऑथर कहता है कि देखो, एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफॉर्म्स है वो प्रमोट करता है कि फ्लेक्सिबल डिग्री प्रोग्राम्स हो, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, तो कि आप साइंस में, आप किसी और स्ट्रीम में चले गए तो आपको एग्रीकल्चर में भी आना है तो फिर आप आ सकते हो, मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। आप इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग फोकस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने लर्निंग के साथ। ठीक है। तो उसमें भी हेल्प करता है ये एग्रीकल्चर भी, ताकि आपको मन हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो। देन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, आप एआई, सैटेलाइट जो मॉनिटरिंग है, रिमोट सेंसिंग है, ये सबसे यूज करके भी आप एग्रीकल्चर और क्रॉप मैनेजमेंट ये सारे के बारे में जान सकते हो। इसलिए आईसीआर सिक्स डीन्स कमेटी ने भी रिकमेंड किया था एआई एंड मशीन लर्निंग की यूज इन पेस्ट कंट्रोल, क्रॉप मॉडलिंग। ठीक है। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन, कि आप वर्ल्ड बैंक के साथ अपग्रेडेड ऑलरेडी किया हुआ है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट में 74 यूनिवर्सिटीज में, तो ये एक ग्लोबल एक्सपोजर हमें देता है, रिसर्च कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ाती है। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीजें आजकल लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो ये सारी ना लीडरशिप हम इंडिया की दर्शा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल एग्री इनोवेशन पॉलिसी। अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं फिर भी एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है वो जितनी हद तक बढ़नी चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ रही है? ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस होगी। चैलेंजेस क्या है? आउटडेटेड करिकुलम। 60% एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसकी अपडेट की ही नहीं गई है सिलेबस को, सिलेबस पुरानी की पुरानी रह गई, तो इसलिए सिलेबस को अपडेट करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट रेजिलियंस, ये सारा पढ़ाया जाए, तभी ना हम जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। फैकल्टी की शॉर्टेज, 27% ऑफ टीचिंग पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, तो टारगेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, हाईटेक लैब, डिजिटल टूल, ट्रेंड पर्सनल है ही नहीं, बहुत कमी है, इसलिए एआई एनेबल क्लासरूम, ड्रोन, साइंस एंड टेक वाली जो इंटीग्रेशन वो करवाना जरूरी है, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे अपनी साइंटिफिक टूल्स को भी डेवलप कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स, कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, कुछ लोग अच्छे से काम करते नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में जो बैठे हैं वो पैसे खा के चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसे भी तो है ना। फिर पुअर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमें ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के और भी ध्यान देना चाहिए, ताकि और ज्यादा हम स्टार्टअप इनोवेशन को प्रमोट कर सके, इंटर्नशिप करवा सके, ताकि बच्चे पहले से थोड़ा सीख विक के आए, ट्रेन पर्सनैलिटी हम ला सके, है ना। रिसर्च कमर्शलाइजेशन हो पाएगी। एंड रेगुलेटरी रिजिडिटी, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी हिंडर इनोवेशन एंड लोकलाइजेशन। वही कि हम हर चीज के साथ, प्राइवेट के पार्टी के साथ भी मिलके हम करे चीजों को, एक चीज में बस ऑटोनॉमी ना रखे कि सेंट्रल फिगर ही इसमें सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो एक ही मालिक रहेगा तो कैसे होगा, तीन चार मालिक होना चाहिए कि आज ये बिजी है तो वहां से हम काम करवा ले। ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हो। और ग्लोबल जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसके साथ भी हम स्टैंडर्ड के साथ अपना मैच करें, ताकि हम जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम भी कर सके, तो उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम करने के लिए हमें भी अपग्रेड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। तो ये सारी चीजें करना जरूरी है, यही आर्टिकल में ऑथर कहता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर एडुकेशन हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, फैकल्टी शॉर्टेज को हम सही करें, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को ब्रिज करें, तो ऑब्वियसली ग्लोबल लीडर बन सकता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड एडुकेशन। तो यही ऑथर कहता है इसी आर्टिकल में। तो आप एग्रीकल्चर GS3 पेपर डायरेक्टली सिलेबस में है, वहां पे मेंस के जो भी नोट्स लिखे हो, यहाँ से अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिले हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, जो आपको स्टैटिक बुक से नहीं मिला, तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। एंड इसलिए हम कहते हैं कि नोट्स आर इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ताकि मेंस एग्जामिनेशन में अगर नोट्स होगा ना तो फिर यहाँ से जो एडिशनल आपको मिलेगा वहाँ इंक्लूड कर पाओगे। नोट्स नहीं होगा तो जमा करते रहोगे PDF, फिर क्या ही होगा, एग्जाम में रिटेन नहीं कर पाओगे, फिर उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस एग्जाम के पहले आपको एक दिन भी नहीं मिलता यार, मतलब एक दिन में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। GS3 इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनेट सिक्योरिटी,
देन जो भी साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, कितना सारा तो है एक ही पेपर में, तो इतना सारा रिवाइज कर पाओगे क्या? इसलिए नोट्स अभी से बनाते जाओ मीन्स के, एंड जो भी एडिशनल पॉइंट करंट अफेयर से मिलते हैं वो ऐड करते जाओ। एंड मैं एडिटोरियल ऐसा नहीं कुछ भी एडिटोरियल उठा के आपको पढ़ा रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कभी एडिटोरियल अगर कुछ भी अच्छा नहीं आएगा सिलेबस ओरिएंटेड, मैं नहीं रखूंगी एडिटोरियल, ठीक है? एडिटोरियल रखना इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट वो एग्जाम रिलेवेंट भी होना चाहिए, एंड दिस इज एग्जाम रिलेवेंट। आज तक हमने जो भी एडिटोरियल किए हैं वो सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के साथ मैच करता है, तभी हम कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे नोट्स बनाइए और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस की हेल्प के साथ नोट्स को अपग्रेड कीजिए। टिल देन आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, आपकी अगर कुछ भी क्वेरी हो, एमसीक्यूज के आंसर जरूर से दीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।